Good morning, students. Today we will be finishing our second chapter, Sources of Corporate Finance, among which we will be seeing commercial banks, financial institutes, and trade credit. So let's begin, students. Commercial banks we'll start with. You all know, you have seen from your childhood, the banks. Your mother and father takes you to the bank. What do you do there? In a bank, either you deposit the money or you take the money. इसके अलावा बैंक से मम्मी पापा ने कभी कार के लिए, व्हीकल के लिए या फिर घर के लिए लोन लेते हुए सुना होगा आपने, ठीक है? द सेम वे कॉर्पोरेट कंपनियां अपने प्रॉफिट के पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर अपने काम के लिए बैंक से फाइनेंस या लोन लेते हैं. कैसे करते हैं ये सब हम देखते हैं. So what your textbook says, there are number of sources of financing short and medium term business requirements. Among these, commercial bank constitute the most predominant source. Commercial banks play significant role in corporate financing in India. Commercial banks, by introducing variety of deposit schemes tailored to individual depositors' need, mop up savings of people and make use of these savings to meet varied requirements of corporate enterprises. क्या बता रहा है ये कि ये एक प्रीडोमिनेंट है और मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इजी वर्किंग कमर्शियल फाइनेंस सोर्स है. शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या करता है ये? इंडिविजुअल डिपॉजिटर के नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग स्कीम्स देता है इंटरेस्ट रेट की. इससे क्या होता है? इससे डिपॉजिटर यानी जो पैसा इसमें सेव करने वाला है वो व्यक्ति अट्रैक्ट होता है कि मेरे इतने पैसे मैं बैंक में रखूंगा तो मुझे इतना इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलेगा, ठीक है? टू गेन समथिंग वो पैसे बैंक में रखता है. फिर बैंक इसको ये एक्स्ट्रा गेन कहाँ से देती है? वो उसके डिपॉजिटेड मनी बैंक दूसरों को लोन के तौर पे देती है, जिनको वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लिटिल हायर रेट से, और डिपॉजिटर को वो इंटरेस्ट उसमें से पे करते हैं, ठीक है? तो ये इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम्स की बात हो रही है. टेलर्ड टू इंडिविजुअल डिपॉजिटर नीड, मॉप अप सेविंग्स of people and make use of these savings to meet varied requirements of corporate enterprises. Make use of these savings यानी ये सेविंग का इस्तेमाल करके कारपोरेट के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए वो लोन के तौर पे देते हैं. किस प्रकार से असिस्ट करते हैं कारपोरेट एंटरप्राइजेस को बैंक? एक तो बाय ग्रांटिंग टर्म लोन्स टू कंपनीज, लॉन्ग टर्म का जो भी उनको लोन रिक्वायरमेंट है उसके लिए फाइनेंस देकर, उसके लिए ये फाइनेंस फंड्स रेज कर उन्हें लोन के तौर पे पैसे देते हैं बैंक. इस प्रकार से एक तो हेल्प करती है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को. दूसरा, बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी किसी भी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को बैंक के थ्रू भी आप ये कर सकते हो, मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकते हो, या मार्केट से कंपनी के लिए बैंक एज एजेंसी मिडल मैन करके अच्छे शेयर परचेज कर सकती है, सब्सक्राइब कर सकती है, डिवेंचर सब्सक्राइब कर सकती है, एक्सेट्रा. तो बैंक कंपनी के लिए ये काम भी करते हैं. तीसरा, बाय अंडरराइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. कुछ सिक्योरिटी के तौर पे जो चीजें होती है उसमें रिस्क बेयरिंग होता है कि अगर इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, जो एंटिसिपेटेड है वो उस तरह इसका काम नहीं हुआ, तो हु बेयर्स द रिस्क? द बैंक समटाइम्स टेक द गारंटी फॉर रिस्क बेयरिंग. दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. Commercial banks also play an important role in providing short-term finance. शॉर्ट टर्म आपको अगर फाइनेंस चाहिए थोड़े ड्यूरेशन के लिए, वो भी आपको
कमर्शियल बैंक के थ्रू मिल सकता है। नॉट ओनली द लॉन्ग टर्म, प्लांट, मशीनरी, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स के लिए लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टेन्योर का 10, 15, 25 ईयर्स का लोन के अलावा शॉर्ट टर्म का 1 ईयर, 2 ईयर्स का भी लोन ये देती है। एज वेल दे हैव बिकम प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिसेज, कंपनी, छोटे जो कंपनी के छोटे पैमाने पे जो डे टू डे में कंपनी को एक्सपेंसेस लगते हैं, कंपनी चाहे तो उसके लिए भी बैंक से लोन ले सकती है। बैंक में ये प्रोविजन है कि वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन देना, नॉट ओनली फॉर द टर्म। इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल्स आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट। वर्किंग कैपिटल रोज के खर्चे बचाने का या कहाँ से चला सकते हैं, एक तो बैंक से लोन लेकर, या फिर एक और कंसेप्ट है ट्रेड क्रेडिट, वो हम देखेंगे। Banks have introduced many innovative schemes for disbursement of credit. They are as follows. किस तरह करती है बैंक काम? एक, सबसे पहले ओवरड्राफ्ट। ओवर यानी आपकी जो भी लिमिट है उससे ऊपर। तो लिमिट आपकी कैसे डिसाइड होती है? फाइनेंशियल आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंक के साथ, उसके अकॉर्डिंगली लिमिट डिसाइड होती है। लिमिट के ऊपर आपकी कैपेसिटी, आप उसमें से या तो चेक दे सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। इसके लिए कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद द बैंक, यानी जिस कंपनी का करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक अलाउ करती है। द बोरोअर कैन विड्रॉ फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने टाइम्स के लिए आप कितनी बार आप इसको निकालते हो, सिर्फ आपकी जो कैपेसिटी है। जैसे अगर आपको सैंक्शन है 4 लाख रुपया ओवरड्राफ्ट, तो जब तक 4 लाख की लिमिट खत्म नहीं होती आप 400 बार, 40 बार, कितनी भी बार विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इशू कर सकते हैं। सॉरी, यू कैन नॉट से विड्रॉ हियर बिकॉज इट इज नॉट कैश क्रेडिट। He is allowed to overdraw on his current account up to the credit limit. जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया, अगर 4 लाख आपको क्रेडिट लिमिट दी है, 4 लाख तक आप कितनी भी बार उसे यूज कर सकते हैं। Which is sanctioned by the bank. Within the stipulated limit, इस सैंक्शन लिमिट जो आपकी है, फॉर एग्जाम्पल जो 4 लाख हम देख रहे हैं, एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आर परमिटेड। कितनी भी बार आप इसमें से पैसा यूज कर सकते हो, बाय चेक और बाय जो भी आपको ट्रांजेक्शन्स करने हैं। विद इन रीपेमेंट्स कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। रीपेमेंट का ऐसा नहीं है कि इस बार आपने दे दिया तो इमीडिएटली नेक्स्ट महीने से आपका ईएमआई शुरू हो जाएगा। आपका जो टाइम पीरियड होता है उसमें से आप कभी भी शुरू कर सकते हो। और इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाता है? जैसे सैंक्शन लिमिट आपकी 4 लाख रुपया, बैंक ने आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखकर बताया कि आप ओवरड्राफ्ट यानी आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो तो भी 4 लाख रुपए तक आप किसी को भी चेक इशू कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। और लेकिन इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाएगा? सैंक्शन अमाउंट पे नहीं, जितनी आपने बैंक से एक्चुअली अमाउंट ली उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपया लिमिट है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ी, मेरी बैंक में 50,000 रुपया ऑलरेडी है, 4 लाख की मेरी ओवरड्राफ्ट की लिमिट है और मुझे कहीं पे 1.5 लाख रुपया पेमेंट देना है। 50,000 ही है मेरे पास, ऊपर के 1 लाख बैंक देगी। ठीक है, 1.5 लाख का मैंने चेक दे दिया तो वो कैश हो जाएगा, मेरी तरफ से बैंक ने उसे पैसे दे दिए। मेरी तो लिमिट 4 लाख है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? जो एक्चुअल मैंने बैंक से 1 लाख रुपया लिया यूज करने के लिए, बैंक सिर्फ उसी पे चार्ज मुझे करेगी। समझ में आया? दूसरा है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट यानी उतना कैश आप एक्स्ट्रा का विड्रॉ कर सकते हो जितनी की आपको बैंक ने लिमिट दी है। ठीक है। It is also an important and popular form of financial aid. This form of credit is operated in same manner as overdraft facility.
सिर्फ इसमें फर्क क्या है, द बोरोअर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। सेम है ये भी ओवरड्राफ्ट की तरह कि जितनी भी लिमिट है उतनी लिमिट तक आप बोरोअर विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि इसमें हाइपोथिकेशन के लिए या फिर कुछ सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज के तौर पे रखना पड़ता है, गारंटी के तौर पे कुछ रखना पड़ता है। उसकी जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट ही आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मेनी ऑफ द टाइम्स गोल्ड रखते हैं लोग, उस गोल्ड वैल्यू के अगेंस्ट कैश विड्रॉ करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उतनी वैल्यू तक आप चीजें जितनी भी 4 बार चाहिए कैश विड्रॉ कर सकते हो। कंपनीज गोल्ड नहीं रखते हैं, कंपनीज अपने अलग अलग बॉन्ड सिक्योरिटीज या अलग चीजें हाइपोथिकेशन के तौर पे रखते हैं। द बोरोअर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट, फिर से पढ़ रही हूं मैं, अकाउंट टू अ स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन मार्जिन, सिक्योरिटी मार्जिन। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी आपने दी है उसकी जो लिमिट है वहां तक आप उस लिमिट तक आप विड्रॉ कर सकते हो। कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट pledge or hypothecation of goods or by providing alternative securities। ठीक है, ये फर्क है ओवरड्राफ्ट में और कैश में, और इसमें यहाँ पे आप कैश एक्चुअली विड्रॉ कर सकते हो। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शनड। एक्चुअल जो लिया आपने उसी के ऊपर, आपको सैंक्शन कितना है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। थर्ड इज कैश लोन्स, ये नॉर्मल है। अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय द बैंक टू दी बोरोअर्स अकाउंट, डायरेक्टली बोरोअर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग, जो भी बैलेंस आपका आउटस्टैंड होगा जितना आप देते जाओगे उतने के लिए इंटरेस्ट कम होता जाएगा, बचा हुआ है बैलेंस है उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होते जाएगा। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखा हुआ है, लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज याद है। बिल ऑफ एक्सचेंज आप प्रोड्यूस जब करते हो तब बैंक आपको उसके अगेंस्ट पहले ही लोन दे सकती है। ठीक है, जो भी आपकी ड्यू डेट पे आपको इतना पैसा आने वाला है ये आप बैंक को देते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज अपना बताते हो कि 15 तारीख को मेरे पास ये पैसा आने वाला है, ये आप मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो। उसके पहले 10 तारीख को ही, मुझे ड्यू डेट मेरी 15 है बिल ऑफ एक्सचेंज की, लेकिन मुझे 10 तारीख को पैसा चाहिए, तो बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज मेरी तरफ से लेकर अपनी तरफ से पैसे मुझे दे देती है, इसके पहले एडवांस में ही। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली सेल किया बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को। देखते हैं क्या बोलता है आपका टेक्स्ट बुक। द ड्रॉअर ऑफ द बिल दैट इज सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉअर दैट इज बायर ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज है आपके पास, आपको उसी दिन मिलेगा या उसके बाद में थोड़ा टाइम से मिलेगा। ड्रॉअर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट, लेकिन आप इसके पहले कहाँ से ले सकते हैं पैसा? बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, बैंक में वो प्रोड्यूस करके। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। द बैंक गिव्स मनी टू ड्रॉअर लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। ऑफकोर्स बैंक का क्या फायदा है? बैंक के पास अगर आप ये कह रहे हो कि ये 10 लाख रुपया मुझे 15 तारीख को आने वाले हैं, बैंक आपको कितना देती है? 9 लाख रुपया, 8.5 लाख रुपया, जो भी उसकी फेस वैल्यू करके वैल्यूएशन होगा। तो बैंक को वो फायदा है 15 तारीख को उसको बाकी पैसे आने ही हैं। 10 बिल ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल, इसके साथ आप व्यापार कर सकते हो, सेल कर सकते हो उसे, परचेज कर सकते हो उसे। दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड कैश इज एडवांस्ड अगेंस्ट देम। इसके अगेंस्ट किसी और फॉर्म में नहीं, डायरेक्टली कैश फॉर्म में आपको पैसा मिल सकता है। आपको अर्जेंसी है, आपको और कोई प्रॉब्लम, और कोई पेमेंट करनी है, तो आपको जो ड्यू डेट पे पेमेंट आने वाला है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, वो रिसिप्ट आप बैंक के साथ सेल आउट कर सकते हो। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सिमिलर धरती पर ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या बड़े पैमाने पे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वर्क करते हैं और अलग से अलग अलग सेगमेंट्स में ये वर्क करते हैं। वो क्या है देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब डिक्लेयर्ड हुई 1948 में, ठीक है,
डेवलपमेंट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूट फाइनेंस रेज करने के लिए एस्टैब्लिश किए, जिसमें इंडस्ट्रियल फाइनेंस भी एक काम आता है, एक ब्रांच आती है। बाकी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस काम आता है। So first industrial policy was declared in 1948 for rapid industrial development in the country. The central government and state government have established special financial institutions for providing industrial finance. These institutions provide medium and long term finance, short term working capital नहीं देते हैं ये। The assistance of these institutions has become important for new companies as well as going concern, new startup companies के लिए या फिर जो expansion है या already working companies है, existing companies है, उनके लिए ये जरूरी हो गए हैं। Financial institutions are classified into 4 categories, मैंने बताया आपको, जिससे पर्पज है उनके फंड्स जिस चीज के लिए रेज करवाती है उसके अकॉर्डिंग इनके 4 कैटेगरी आते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, ठीक है, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करने के लिए ये काम आता है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्री कुछ भी हो उसके लिए फाइनेंस या फंड रेज करने के लिए, IFCI। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। एक्सक्यूज मी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SID, SID भी हमने पढ़ा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए स्पेशल ये इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए हुए हैं। और इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, IRBI के प्रोजेक्ट्स आप हर जगह देखते हो, बोर्ड देखते हो, तो ये उसके लिए फाइनेंस रेज करती है। तो अलग अलग फाइनेंस पर्पस के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डेवलप हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में ये काम करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्या है? रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RCTC। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, TDICI। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, TFCI। ये अलग और सेगमेंट्स है इसके। फिर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, SFC। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SIDC। अलग अलग से सेगमेंट्स हैं। Above mentioned institutions provide financial assistance in following forms. अब ये अलग अलग जो हमने इंस्टीट्यूट्स देखे उसके फॉर्म्स। टू प्रोवाइड टर्म लेंडिंग फैसिलिटीज, एक। दूसरा, टू सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जैसे नॉर्मल बैंक काम कर रहे थे, टर्म लोन दे रहे थे, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लिए मिडिल एजेंसी काम कर रहे थे, अंडरराइट कर रहे थे सिक्योरिटीज को। इसके अलावा लेंडिंग मनी, लोन देना, गारंटी टर्म लोन्स रेज्ड बाय कंपनी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के काम है, कमर्शियल बैंक के जैसे ही। इतना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया, उनके कैटेगरीज, वो कौन कौन से एरियाज के अकॉर्डिंगली स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्किंग के हिसाब से इनकी कैटेगरी हमने देखी, और क्या काम करते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक काम करते हैं इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इन एरियाज में काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट, ये एक बायर है, ये एक सेलर है। ट्रेड क्रेडिट, ये कंसेप्ट आपने हम नॉर्मली अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी देखते हैं। सो ट्रेड क्रेडिट क्या है? ये सिंपल जो रूटीन आपने हमेशा देखा है, डेली आपके इसमें ये दिखता है, एक बायर है, एक सेलर है। आपने कॉमन टर्म कभी भी सुनी है बचपन से, मम्मी पापा के साथ जाते हो तो, कि अभी लेके जाओ भाभी, पैसा किसने मांगा है? यानी क्या करता है वो दुकानदार? वो दुकानदार आपको चीज बिना पैसों के कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने देता है, उतनी टाइम का आपको वो क्रेडिट देता है। पैसा आप बाद में दे दो, कई बार अच्छा साड़ी के साथ, कपड़े के साथ, या कोई चीज आप ग्रोसरी शॉप में बोलते हैं पैसा किसने मांगा है, बाद में दे देना। द सेम सिमिलर टर्म पे कॉर्पोरेट्स में मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बोलता है,
कुछ टाइम पीरियड 30 डेज 60 डेज का टाइम पीरियड के बाद आप पेमेंट दे सकते हैं। उससे क्या होता है, उसकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट में एक साथ पैसा लगाने की जगह पे उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। ठीक है, होलसेलर रिटेलर को देता है क्रेडिट लिमिट कि बाद में उसको 45 डेज 60 डेज की क्रेडिट की लिमिट देता। रिटेलर आगे कस्टमर्स को कंज्यूमर्स को भी पास ऑन करता है। या रिटेलर कैसे एंजॉय करता है, जैसे उसका सेल कंप्लीट होने के बाद भी शायद उसे क्रेडिट मिले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप राखी का बिजनेस, अभी राखी आने वाली है अगस्त में, राखी का बिजनेस करना चाहते हो, किसी जगह से आपने एक साथ 100 राखियां उठाई, 100 के 100 राखियों का अगर आपने वहां पैसा दे दिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे लॉक हो जाएगी। बाकी जगह जैसे लोग आपको मार्केटिंग करना है, लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए 2 व्हीलर में पेट्रोल चाहिए, इस सब के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो आप दुकानदार के साथ क्या टर्म करते हो, मैं 50 राखी का अभी कैश दे देता हूँ, 50 का मुझे 50 में जब मेरा सेल हो जाएगा उसमें से पैसे निकलेंगे तब बाकी राखियों का आपको पैसा दे दूंगा। एंड दैट्स शॉपकीपर में भी आपको जानता है, इसलिए जो भी हो एनकरेज करने के लिए आपका बिजनेस स्किल, आपको वो यस बोल के क्रेडिट लिमिट देता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। देखते हैं टेक्स्ट बुक क्या कहता है। नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट, क्रेडिट इज द सोल ऑफ बिजनेस। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, थोड़ी ड्यूरेशन के लिए है, ये नहीं कि 1 साल के बाद मैं पैसा देता हूँ। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स और मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। कौन है, यही है ना, मैन्युफैक्चरर होलसेलर के लिए, होलसेलर सप्लायर के लिए, रिटेलर के लिए ट्रेड क्रेडिटर्स है। They sell tangible goods to other business concerns on the basis of deferred payment. That is, future payment credit is extended by these business concerns with an intention, किस लिए करते हैं ये, to increase their sales, अपना सेल बढ़ाने के लिए। दुकानदार को मालूम है यहाँ से जाएगा तो उसकी सोच बदलेगी, पैसा लेकर वापस आए नहीं आए, लेकिन चीज लेकर चला जाएगा तो पैसा 100% लेकर आ जाएगा। तो दुकानदार क्या बोलता है, लेकर जाओ अभी। द सेम वे ये भी अपना सेल बढ़ाने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। जब होलसेलर देख रहा है कि ये रिटेलर के पास इतना पूरा पैसा है नहीं, आज 100 आइटम्स उठाने के लिए 50 आइटम्स का ही पैसा है उसके पास, तो वो 50 आइटम्स क्रेडिट पे दे देता है, उसका भी सेल हो जाता है। मैन्युफैक्चरर भी एक साथ बल्क में देता है होलसेलर को, उस टाइम कुछ लिमिट देता है क्योंकि उसे मालूम है होलसेलर के पास पूरा पैसा ब्लॉक करने के लिए नहीं है, उसे आगे भी यूज करना है। मैन्युफैक्चरर का भी फायदा है इसका कि उसका एक साथ काफी आइटम्स निकल जा रहे हैं, पैसा तो आना ही है बाद में। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कस्टम दैट हैज बीन बिल्ट अप ओवर अ टाइम, सालों से ये कस्टम अपने आप में बनता आ रहा है, इसलिए भी ट्रेड क्रेडिट यूज होता है। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन, पैसा मिलता है कि आपको नहीं, इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which has to be paid at the future date, बाद में देना है आपको इसे, after the sale takes place। जैसे राखी का एग्जांपल हमने देखा था, आपकी राखियां बिकने के बाद आप जाके पहले क्या करोगे, बाकी बचे हुए 50 राखियों का पैसा आप दे दोगे। उसने आपको कैश दिया था क्या, नहीं, उसने आपको गुड्स दिए थे, मटेरियल दिया था। When goods are delivered by supplier to a customer, सप्लायर से कस्टमर को जब जाता है, एंड द पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, इट इज कॉल्ड अ ट्रेड क्रेडिट। वो जो टाइम पीरियड होता है बीच में, जो आपको टाइम पीरियड एंजॉय करने मिलता है, उसे ट्रेड क्रेडिट टर्म बोलते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड, दिस काइंड ऑफ क्रेडिट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस। द स्मॉल रिटेलर्स टू लार्ज एक्सटेंट रिलाई ऑन ऑब्टेनिंग ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। छोटे रिटेलर्स तो ज्यादातर डिपेंड होते ही है इस पे। इट इज एन ईजी काइंड ऑफ क्रेडिट विच कैन बी ऑब्टेन विदाउट साइनिंग एनी डेट इंस्ट्रूमेंट। इसमें कुछ आप एक्नॉलेजमेंट या लिखित रूप में देते हो क्या कि हाँ मैंने 50 राखी का आपका देना है, या कंपनियां जो भी होलसेलर मैन्युफैक्चरर जो भी है, नहीं, बस बैलेंस है, आपने इतना आइटम्स लेके गए, बैलेंस है। इसमें कोई बड़ी सिक्योरिटी रखनी या फिर एक्नॉलेजमेंट की बड़ी प्रोसेस करनी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये इजी फॉर्म में क्या बोलते हैं, इजी फॉर्म में आपको ये फाइनेंस फैसिलिटी मिलती है।
फाइनेंस सपोर्ट ही मिलता है ना ये आपको, अभी पैसा नहीं देना है, इसका मतलब अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, तो दैट इज एज गुड एज योर फाइनेंस सपोर्ट. इट इज रेडिली अवेलेबल and is cheap method of financing. Suppliers sell goods and willingly allow 30 days or more for bill to be paid. They even offer discount if bills are cleared within a short period such as 10 days or 15 days. एनकरेज करने के लिए पैसा उनको भी तो जल्दी चाहिए होता है ना, उन्होंने बोला 30 डेज के लिए लेके जाओ, लेकिन अगर आपने जल्दी पैसा लाकर दे दिया तो 10% डिस्काउंट, इस तरह की स्कीम भी वो लोग देते हैं, ताकि हम ये सोचे कि भाई और 10% भी इसमें हमें फायदा हो गया, 15 दिन बाद देने की जगह आज सेल हो गया, आज हम जाके पैसे उसके लौटा दे, जिसमें और 10% 15% जो भी डिस्काउंट उसमें स्कीम अट्रैक्टिव 2% 3% उतना ही फायदा और हो जाए. इस तरह की भी अट्रैक्टिव स्कीम, और उनको भी जिसने क्रेडिट दिया है उसे भी जल्दी पैसे मिलने की चांसेस होते हैं. द टर्म ऑफ ट्रेड क्रेडिट आर नॉट रिजिड. ऐसे कोई फिक्स कोई कहीं नॉर्म्स बने नहीं है, आरबीआई के नॉर्म्स, स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के, कहीं भी नहीं. ये नॉर्मली आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशन के ऊपर, आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर, रेपो बिल्डिंग के ऊपर आप अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन इसके साथ लगा सकते हैं. ठीक है, so that's all for today and that's all for the second topic. इसकी assignment है answer all the questions from your textbook along with even with the objectives. Read carefully the 2.3 that is distinction section. इसमें कंपैरेटिव जो स्टडी की हुई है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझाई जा रही है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ना. पीडीएफ फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक आपके पास है, नहीं है तो अब मार्केट में टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो गए हैं. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड टेक द परचेज द टेक्स्ट बुक, और उसका कंपैरेटिव स्टडी जो है, जो डिस्टिंक्शन दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन वाला, तो वो ज़रूर पढ़ना. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे टुडे. Students, thank you all. Bye. Good day.